राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर एक नया आयोग बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। विकास का लॉन्ग टर्म विजन ये आयोग बनाएगा। हर जिले की अलग बजट योजना बनाने पर जोर होगा। स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। योजना विकास विभाग की समीक्षा में सीएम का यह फैसला हुआ। योजना के प्रभावी संचालन पर जोर रहेगा। योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाए, ये सीएम की तरफ से निर्देश भी दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। पुलिसिंग में एआई के इस्तेमाल पर भी सम्राट चौधरी ने जोर दिया है। एआई से अपराध की निगरानी होगी और तेज भी होगी, ऐसा सीएम का मानना है। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सक्षम बनाने की भी बात सीएम सम्राट चौधरी ने कही है। तो पुलिसिंग में एआई के इस्तेमाल पर उन्होंने जोर दिया है और कहा है कि पुलिस व्यवस्था को और हम आधुनिक बनाएंगे, पहले से ज्यादा सक्षम बनाएंगे। इसके साथ एआई से अपराध की निगरानी की भी बात कही है। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के करीब 18 दिन बाद भरत की मां और बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। दोनों ने कहा कि अगर 8 जुलाई तक इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो मांग नहीं मानी जाती है तो 9 जुलाई से वे लोग आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बताया कि लगातार उनके परिवार के ऊपर खतरा बना हुआ है। रात के 11 बजे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी उनके घर के आसपास आ रही है। इससे उनका परिवार डरा सहमा हुआ है। भरत की बहन ने आरोपी अधिकारी और जवानों की गिरफ्तारी होने तक मां के आमरण अनशन पर रहने की बात कही। परिवार की सुरक्षा के साथ पूरे गांव के निर्दोष लोगों पर दर्ज केस को वापस लेने की भी मांग की गई। इस बीच भरत को न्याय दिलाने को लेकर अब लगातार मांग दिल्ली तक उठने लगी है। परिवार के लोग 12 जुलाई को दिल्ली जा रहे हैं। इसके अलावा 17 जुलाई को जंतर मंतर पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी है। 9 तारीख के हड़ताल पर ना इन लोग की गिरफ्तारी हुई तो 9 तारीख के अनशन पर बैठल भूख हड़ताल पर रहे के बाद रात में बिना 11 बजे बिना प्लेट के गाड़ी आवतिया जाती है, निगरानी करती है। रात को हम जब घर के लोग बाहर जा रहे हैं तो भाग जा रहे हैं गाड़ी लेकर। चेहरा दिखता है कौन लोग हैं? नहीं, वो दिखने से पहले वो निकल जा रहे हैं बाहर। नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कौन होंगे वो? कुछ खराब मकसद से तो आ रहे हैं। जरूर कोई बात होगी तभी तो आ रहे हैं। अगर वो अच्छे इंसान होते तब तो वो रुकते ना, बात करते। वो देख के घर के आदमी से भाग क्यों जा रहे हैं? यही बात है। अब यहाँ से लोग भी जाएंगे दिल्ली में, घर के लोग 17 को भी जाएंगे और 12 तारीख को भी जाएंगे। जी, दोनों परिवार जाएंगे साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। विधि व्यवस्था की बेहतरी पर निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों को 5 बिंदु पर फोकस का निर्देश है। आर्म्स एक्ट, सामुदायिक तनाव पर फोकस होगा। पुलिस पर हमला, हर्ष फायरिंग, इसके साथ पॉस्को एक्ट, गंभीर अपराध पर सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। समीक्षा करने और निपटारे में तेजी लाने का भी निर्देश है। स्पीडी ट्रायल कराने पर भी जोर है। जमीन, बालू, शराब माफिया पर सख्ती बरतें। अपराधियों की संपत्ति जब्ती पर भी अपडेट की मांग की गई है। वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश है। विधि व्यवस्था की लगातार समीक्षा हो रही है। बड़ी खबर नवादा से है, जहां एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था। तालाब से शव बरामद होने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। घटना काशीचक थाना क्षेत्र के बौरी गांव की है। 6 साल का बच्चा आर्यन राज दोपहर 1 बजे के बाद लापता हो गया था। परिजनों ने समझा बच्चा इधर उधर खेल रहा होगा, लेकिन जब 2-3 घंटे बाद भी बच्चा घर नहीं लौटा तो लोगों ने बच्चे की खोजबीन शुरू की। दोपहर से रात हो गई लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। उसी गांव में एक तालाब की खुदाई चल रही थी, जहां थोड़ा सा पानी था। उसी तालाब के पास पानी में बच्चे का शव मिला। हत्यारों ने बच्चे की दोनों आंख भी फोड़ दी थी। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चे के पेट में पानी बिल्कुल नहीं था। परिजन अब हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
बजे खोजे लगल कि गोली उली बचवा जोरे खेलो जकरा जोरे रहो ओकरो पूछलिए त हम नहीं देखलियो कोई बताइबे नहीं। पूरा गांव खोज लिए थे ना? हां पूरे खोज लेलो पूरा गांव नदी पोखर यार सगरो खोज लेलियो बचवा का में। दिन 4 बजे से खोते 5 अनहार बजलो अनहार बज गेलो बुतरवा का मार दिगल को मार के। कहाँ आपके बच्चा मिला पोखर में आई पप्पा निकल गए बकरिया बुतरवा का मार लग गया मार के दिख लगा देला। देखे कि उसको आँखों से ब्लेड उलेड आ रहा है। उसके बाद घर लेकर आए तो देखे कि लगता है थोड़ा बहुत हाथ गोड़ मरा हो रहा, ताज़ा मरा हुआ था। तो लेके आए हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर साहब बोले कि ये पानी में डूब के तो नहीं मरा है। तो कहे कि पानी में डूब के अगर मरता तो पेट में पानी जरूर होता, ये पानी में डूब के नहीं मरा, कोई इसको हत्या करके पानी में फेंक दिया। अनिल विशाल फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। अनिल, जिस तरीके से बच्चे के साथ एक कुकृत्य किया गया, कौन थे ये लोग, क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी शुरुआती दौर में अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है, क्योंकि जब से बच्चे का लाश मिला है तब से पूरे गांव में जो है एक सनसनी फैल गई है, क्योंकि लोग इस बात को मानने के लिए तनिक भी तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चा जो है वो घर से खेलने के लिए निकला ही था और खेलते खेलते है जो गायब हो गया और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। और गांव के समीप जो है तो वो एक तालाब पर खुदाई चल रहा था और उसी में थोड़ा पानी जमा था और उसी में उसका जो है जो लाश मिला है। और जिस वक्त लाश मिला था उसमें ग्रामीणों का यह कहना है कि बेहद ही कम समय पूर्व जो है तो लाश उड़ाकर वहाँ फेंका गया है, तो जिससे ग्रामीण यह अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी ने हत्या करके लाश को वहाँ पर लाकर फेंका है। अभी तक यह पता नहीं चल सका कि किसने यह काम किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और देर रात तक जो है ग्रामीण जो है अस्पताल के समीप शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई अब तक आगे नहीं की? देखिए, अभी तक इस मामले में भी किसी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं पता चल सका है किसने किया। हालांकि पुलिस लोगों से जो है सो पूछताछ कर रही है। अभी फिलहाल जो है सबको जो है नवादा सदर अस्पताल लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और जो जरूरी जो जितने भी साक्ष्य जो मिले हैं वहाँ पे उसको जो है जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस की जो तफ्तीश है इस पूरे मामले में शुरू कर दी गई है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर समस्तीपुर से है, जहां बख्तियारपुर ताजपुर पुल परियोजना में शनिवार सुबह निर्माण कार्य के दौरान हादसा हो गया। वहीं इस हादसे को लेकर पथ निर्माण विभाग का बयान सामने आया है। विभाग ने कहा है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना के बाद तकनीकी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि सभी घायल श्रमिकों को तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। साथ ही कहा कि परियोजना की गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध निर्माण को लेकर विभाग प्रतिबद्ध है। बता दें कि शनिवार सुबह करीब 9 बजे पिलर 38 पर काम कर रही CFT मशीन के एक हिस्से में तकनीकी खराबी आने से उसके नीचे लगी ट्रे एक ओर झुक गई। इस हादसे में मौके पर काम कर रहे 4 श्रमिक घायल हो गए थे। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां भारी मात्रा में कोडीन युक्त कप सिरप बरामद किया गया है। पुलिस ने 4972 लीटर कप सिरप जब्त किया है। सीतामढ़ी का एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य संदिग्ध पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घर में छिपाकर ये कप सिरप का जखीरा रखा गया था। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के पास कार्रवाई की गई। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। बिहार में क्या खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है और कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला जमुई का है, जहां अवैध बालू खनन रोकने गई डायल 112 की पुलिस टीम पर ही बालू तस्करों ने हमला बोल दिया। पुलिस वालों को दौड़ाया गया, उनके साथ हाथापाई की गई। अब सवाल यह उठता है कि जब रक्षा की सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमुई से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पुलिस कार्रवाई करने पहुंची है, लेकिन नजारा ऐसा है मानो कानून का नहीं बल्कि बालू माफियाओं का राज चल रहा है। डायल 112 की टीम के साथ खुलेआम धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस कर्मियों को घेरा जा रहा है और मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। वीडियो में कुछ लोग मौके से भागते दिखाई देते हैं। पुलिस उन्हें दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच ट्रैक्टर पर लदा बालू भी जल्दबाजी में नीचे उतार दिया जाता है ताकि सबूत मिटाया जा सके या कार्रवाई को कमजोर किया जा सके। अगर पुलिस को पहले से अवैध खनन की सूचना थी तो फिर कार्रवाई इतनी कमजोर तैयारी के साथ क्यों की गई?
दरअसल खैरा थाना क्षेत्र के देवपुर इलाके में अवैध बालू खनन की सूचना पर पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में डायल 112 की टीम पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही कथित बालू तस्करों और उनके सहयोगियों ने पुलिस टीम का विरोध किया और हाथापाई पर उतर आए। हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस को पहले से अंदाजा नहीं था कि बालू माफिया बेखौफ है? क्या अवैध खनन जैसे मामले को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? क्या ये ऑपरेशन की तैयारी पर सवाल नहीं खड़े करता? आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं बचा? क्यों कानून के रखवालों के साथ हाथापाई करने की हिम्मत हो रही है? बालू माफियाओं के सामने पुलिस बैकफुट पर क्यों नजर आती है? फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की बात भी कही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने कानून व्यवस्था, पुलिस की तैयारी और बालू माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस पर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जो जानकारी मिली है, शुक्रवार को यह घटना घटी थी। अब वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले को लेकर जो पुलिस है, खैरा पुलिस है, एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करते हुए 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें झुंडू पंचायत के मुखिया के पति भी शामिल है। पुलिस का यह कहना है कि अगले कुछ घंटे में उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बीजेपी नेता की गाड़ी से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूटी सवार 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि कार के भी परखच्चे उड़ गए और गाड़ी दूर झाड़ी में जा गिरी। घटना के मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के आदि गोपालपुर चौक के पास की है। हादसे की शिकार दोनों लड़कियां आदि गोपालपुर की ही रहने वाली थी, जिनके नाम नेहा और निशु थे। कार में कौन कौन सवार था, इस बारे में अभी तक सही जानकारी नहीं मिल सकी है। नेहा और निशु दोनों एक ग्रामीण समूह में काम करती थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने दोनों को टक्कर मार दी। आनन फानन में दोनों को एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल क्रेन की मदद से गाड़ी को झाड़ी से निकाल लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है कि घटना के दौरान गाड़ी में कौन कौन था और उनकी स्थिति क्या है। बैंक के ऐसे मीटिंग में ऐसे पैसा उछलने के लिए ऐसे आ रहा था। उन्हें से ऐसे फॉर्च्यूनर बड़ा आया, स्कूटी साइड में था और वो ऐसे लाते चला गया। फॉर्च्यूनर गाड़ी है जी, पुनिया नंबर गाड़ी है। हेलो गाड़ी ऐसे पलटी मारा हुआ है जी, उसी जगह है। प्रशासन से ऐसे जो चीज़ ऐसे उसका है दोनों आदमी का मुआवजा से ऐसे दे देवे, बस हो गया। और क्या चीज़ चाहिए? बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पुलिसिया थ्योरी और सुशासन के दावों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक तरफ पुलिस कुख्यात अपराधी को पकड़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, आपकी आंखें खुद ब खुद बड़ी हो जाएंगी। अमूमन पुलिस अपराधियों के पास से हथियार बरामद करती है, लेकिन बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। देखिए कैसे वर्दी वाले खुद एक शख्स को कमर में जबरदस्ती पिस्टल खोंचते नजर आ रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि बिहार पुलिस की लाइव कार्रवाई का वायरल सच है। मामला कुख्यात अपराधी सोनू मोनू की गिरफ्तारी का था। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस और आरोपियों में धक्का मुक्की हो रही थी। एक तरफ पुलिस खुद इस पूरी कार्रवाई का वीडियो बना रही थी, तो दूसरी तरफ किसी स्थानीय नागरिक ने अपने मोबाइल में वो सच कैद कर लिया जो पुलिस शायद कभी सामने आने नहीं देना चाहती। हद तो तब हो गई जब इस खींचतान के बीच खुद एक पुलिसकर्मी की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है, जो चिल्लाकर अपने साथी से कह रहा है, कमर में हथियार नहीं डालिए। कमर में मत डालिए, हम डाल रहे हैं। इस ऑडियो और वीडियो ने पूरी कार्रवाई को शक के घेरे में ला खड़ा किया है।
सवाल उठता है कि अगर आरोपी अपराधी था तो उसकी कमर में अलग से हथियार डालने की नौबत क्यों आई? क्या पुलिस पहले से स्क्रिप्ट लिख कर गई थी? पुलिसकर्मी आरोपी की कमर के पास क्या कर रहा था? हथियार को इस तरह कमर में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? इस ड्रामे के बीच पुलिस जवानों ने दोनों आरोपियों को जबरन धक्का देते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है और न्यूज़ 18 ने इसको गंभीरता से दिखाया तो पुलिस की किरकिरी होने लगी। तो आनन फानन में बलिया के डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पुलिस ने अपनी सफाई में एक अलग ही कहानी सामने रख दी। पूरे घर को घेराबंदी करके छापामारी शुरू किया। पुलिस बल को देखते ही दोनों अपराधकर्मी भागने का प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उसको अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के उपरांत जब उसका तलाशी लेने का प्रारंभ किया तो उसमें से जो सोनू सिंह है वो अपने कमर से पिस्तौल निकाल करके पुलिस के ऊपर ही तान दिया। किसी तरह मशक्कत के बाद उसको अपने कंट्रोल में लाया गया। उसके पास से चाकू भी एक बरामद हुआ है। डीएसपी साहब का साफ कहना है कि पुलिस ना तो किसी को फंसाती है ना ही किसी को बचाती है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक हैं। लेकिन साहब, सवाल तो तब भी जिंदा रहेगा कि जब आरोपी पहले से घिरे थे तो प्लांटिंग क्यों? अपने ही साथी की आवाज को कैसे झुटलाएगी पुलिस? क्या सच में किसी को फंसाने की थी तैयारी? अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या होता? कैमरे के सामने खुद को बचाने का ये कैसा खेल? जवाब पुलिस को देना होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि उस खाकी की साख का है जिस पर आम जनता आंख मूंद कर भरोसा करती है। जब रक्षक ही सबूत गढ़ने लगे तो भक्षक और रक्षक में क्या फर्क रह जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी है। एक महीने पहले ही सुरक्षा में बदलाव के बाद बिहार में जमकर सियासत हुई थी। अब जब सरकार ने फैसला बदला तो लालू प्रसाद कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। करीब एक महीने की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बाद एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। इस वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के तहत 24 घंटे शिफ्ट में सुरक्षा मिलती है। कुल 22 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। 4 से 6 एनएसजी के कमांडो शामिल होते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल के विशेष जवान होते हैं। काफिले में एस्कॉर्ट गाड़ी होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाती है। इस आदेश के आने के बाद लालू प्रसाद का बयान भी आया। उन्होंने कहा सरकार ने गलत किया था और अब वो बैकफुट पर आ गई है। कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए, लालू प्रसाद के बयान पर चुटकी लेते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनसे मुंह फुलाना बंद करने का आग्रह कर दिया। माननीय लालू प्रसाद जी, कब तक मुंह फुलाए रहिएगा? अब तो सुरक्षा मिल गया और सुरक्षा कर्मियों को न वेतन देने का जिम्मा आपका, न गाड़ी का पेट्रोल डीजल का, तो आप तो मुंह फुलौल, गाल फुलौल करके राजनीति किया जाता है। वहीं बीजेपी कहती है कि सुरक्षा का फैसला संबंधित समिति नियमों के हिसाब से लेती है। इसे बदले की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। भाई, सुरक्षा का निर्णय सरकार की एक समिति करती है। उस समिति के पास इन लोगों ने अपनी बात कही थी, बार बार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। समिति को लगा कि सुरक्षा बहाल करनी चाहिए, सुरक्षा बहाल हो गई। लालू प्रसाद और उनकी पत्नी दोनों ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राबड़ी देवी अब भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू प्रसाद भले ही सियासत में सक्रिय ना हो, पर उनका कद बिहार की राजनीति में बड़ा है। ऐसे में इनकी सुरक्षा अहम है। बीते दिनों
सुरक्षा में कटौती के विरोध में अब सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है और पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी है, पर सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत अब भी जारी है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।